आज के इस वीडियो में हम देवनागरी लिपि का तात्पर्य, देवनागरी लिपि का नामकरण और उसके विकास क्रम पर चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं देवनागरी लिपि, तात्पर्य, नामकरण और विकास क्रम। देवनागरी लिपि, तात्पर्य, नामकरण और विकास क्रम। सबसे पहले जान लेते हैं देवनागरी लिपि का तात्पर्य। मनुष्य या प्राणी आपसी संवाद के लिए विविध ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। आपसी संवाद के लिए अनेक ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। मनुष्य या अन्य प्राणी उसके उद्गम से ही अनेक ध्वनियों को अपने मुंह से निकालता है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य प्राणी अधिक विकसित हुआ। उसने ध्वनियों को स्थायित्व दिलाने के लिए विविध प्रयास किए। इन ध्वनियों को स्थायित्व हेतु किसी निश्चित चिन्हों की आवश्यकता थी। इन ध्वनियों को निश्चित संकेतों में लिपिबद्ध करना जरूरी था। इसलिए प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित संकेतों की आवश्यकता थी। इसलिए ध्वनि चिन्हों का आविष्कार हुआ। लिपि चिन्हों से ही लिपि का विकास हुआ है। इन ध्वनि संकेतों या लिपि चिन्हों को लिपि कहा जाता है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है, उन ध्वनि संकेतों को लिपि कहा जाता है। अब हम कुछ भारतीय भाषाओं की लिपियों को देखते हैं। जैसे कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि है। लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी है जिनकी लिपि देवनागरी है। वे भाषाएं इस प्रकार है: हिंदी, जिसकी लिपि देवनागरी है; संस्कृत, जिसकी लिपि देवनागरी है; कोंकणी, जिसकी लिपि भी देवनागरी है; उसी प्रकार डोगरी, जिसकी लिपि देवनागरी है; नेपाली की लिपि देवनागरी है; बोडो की लिपि देवनागरी है और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। उसी प्रकार कुछ भाषाओं की लिपियां देवनागरी के साथ मिलती जुलती है। इन भाषाओं के कुछ साहित्यकार देवनागरी का भी प्रयोग करते हैं। वे भाषाएं इस प्रकार है: मैथिली, संताली, गुजराती, कश्मीरी और सिंधी। इन भाषाओं के बहुत सारे लेखक उन भाषाओं की लिपि के साथ साथ देवनागरी का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैथिली, यह भाषा निरहुता, जिसकी लिपि है, इसके साथ साथ वह देवनागरी में भी लिखी जाती है। संताली की लिपि है ओलची की, यह देवनागरी में भी लिखी जाती है। गुजराती भाषा की लिपि गुजराती है। कुछ साहित्यकार देवनागरी में भी इसे लिखते हैं। कश्मीरी, यह फारसी, अरबी, शारदा या देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सिंधी भाषा फारसी, अरबी और देवनागरी में लिखी जाती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है और उर्दू की फारसी लिपि है। आइए आप देखते हैं देवनागरी लिपि नामकरण। देवनागरी लिपि के नामकरण के संदर्भ में विविध मत प्रवाह है। वे इस प्रकार है: गुजरात के नागर ब्राह्मणों की लिपि होने के कारण इसे नागरी लिपि कहा गया है। नगरों या नगर की लिपि होने के कारण इसे नागरी लिपि कहा गया है। नागरवंशीय राजाओं की लिपि होने के कारण इसे नागरी लिपि माना गया है। स्थापत्य नागर शैली में होने के कारण इस क्षेत्र की लिपि नागरी कही गई है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा को नागरी कहा जाता था, इसलिए इसे नागरी लिपि कहा गया है। देवनगर अर्थात काशी की लिपि होने के कारण भी इसे देवनागरी लिपि भी कहा जाता है।
देवभाषा संस्कृत से यह लिपि जुड़ी होने के कारण इसे देवनागरी लिपि कहा गया है। जैसे कि देवनागरी लिपि के नामकरण के संदर्भ में अभी आपने देखा कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों की लिपि होने के कारण इसे नागरी कहा गया। उसी प्रकार नगरों या नगर की लिपि होने के कारण इसे नागरी लिपि कहा गया है। नागर वंशीय राजाओं की लिपि होने के कारण इसे नागरी लिपि माना गया है। इसके साथ साथ स्थापत्य नागर शैली में होने के कारण भी इस क्षेत्र की लिपि को नागरी कहा गया है। उसी प्रकार देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ और इस लिपि की उत्तरी शाखा को नागरी कहा गया, इसलिए भी इसे नागरी लिपि कहा गया है। उसी प्रकार काशी अर्थात देवनगर की यह लिपि होने के कारण भी इसे देवनागरी लिपि कहा गया है। इसके साथ साथ देवभाषा संस्कृत से यह लिपि जुड़ी है और इसी वजह से भी इसे देवनागरी लिपि कहा गया है। आइए आप देखते हैं देवनागरी का परिचय। इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि में 64 लिपि चिन्ह थे। देवनागरी में 52 लिपि चिन्ह है। नागरी के लिपि चिन्हों की संख्या संसार की अन्य लिपियों की अपेक्षा अधिक है। जैसा कि देवनागरी के लिपि चिन्ह 52 है, रोमन लिपि के लिपि चिन्ह है 26 और जर्मन लिपि के लिपि चिन्ह है 29। अब देखते हैं देवनागरी का विकास क्रम या विकास यात्रा। देवनागरी लिपि का प्रयोग वैदिक काल से हो रहा है। इस लिपि का आरंभिक रूप साधारण था। आवश्यकता के अनुसार इस लिपि का उत्तरोत्तर विकास हुआ। यह लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। इस लिपि के प्रत्येक अक्षर के ऊपर रेखा खींची जाती है। इसे शिरोरेखा कहा जाता है। यह ध्वन्यात्मक लिपि है। पाणिनि ने अपने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में 11 स्वर और 33 व्यंजनों की बात कही है। नागरी लिपि का प्रथम प्रयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट ने ईस्वी 700 से 800 के बीच एक शिलालेख में किया है। 8वीं शती में वर्णों की शिरोरेखाएं 2 भागों में थी। 11वीं शती में शिरोरेखा 1 हो गई। बड़ौदा के ध्रुवराज ने 9वीं शती में अपने राज्य में इस लिपि को अपनाया था। भारत के अनेक राज्यों में प्राप्त शिलालेखों, ताम्रपत्रों में भी इस लिपि को अपनाया गया है। काका कालेलकर ने देवनागरी के स्वर और ध्वनियों की संख्या कम करने के उद्देश्य से स्वर ध्वनियों की जगह अमात्राएं लगाने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने सुझाव के अनुसार अपनी पुस्तकों में भी अ, आ, ई, उ का प्रयोग किया है। इसे काका कालेलकर की लिपि कहा गया है। अभी आप इस तालिका को देख सकते हैं जिसमें प्रचलित देवनागरी लिपि और काका कालेलकर की लिपि को यहां दर्शाया गया है। जैसे कि उस्मानाबाद प्रचलित लिपि में कुछ इस प्रकार तालिका में आप देख सकते हैं और काका कालेलकर की लिपि में उस्मानाबाद कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। उसी प्रकार उसकी काका कालेलकर की लिपि उसकी इमारत, इमारत, ऊंची, ऊंची, ईख, ईख, जैसा कि यहाँ अ का प्रयोग हुआ है बार बार। इमारत के लिए अ का प्रयोग है, ईख के लिए अ का प्रयोग है, उसकी के लिए अ का प्रयोग है और उस्मानाबाद के लिए भी अ का प्रयोग है। इसे हम काका कालेलकर की लिपि कह सकते हैं। 10वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि के रूप में विकसित हुई। महादेव गोविंद रानडे ने मुंबई में लिपि सुधार समिति का गठन किया। 1904 में लोकमान्य तिलक ने केसरी इस समाचार पत्र में लिपि सुधार संबंधी मत व्यक्त किए। वीदा सावरकर, महात्मा गांधी,
विनोबा भावे, काका कालेलकर आदि ने इस लिपि को अधिक समाजमान्य बनाने की दिशा में पहल की। महात्मा गांधी के सभापतित्व में 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में लिपि सुधार के लिए एक कमेटी गठित की गई, जिसने 5 अक्टूबर 1941 को लिपि संबंधी कुछ सुझाव दिए। वे सुझाव इस प्रकार है। पहला सुझाव है, सभी मात्राओं को उच्चारण क्रम के अनुसार लगाया जाए। दूसरा सुझाव है, स्वरों की जगह अ को मात्राएं लगाकर काम चलाया जाए। अगला सुझाव है, पूर्ण विराम के लिए खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाए। र व अर्थात ख के स्थान पर गुजराती के ख का प्रयोग करें। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल के कारण 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भी देवनागरी लिपि के सुधार संबंधी कुछ सुझाव दिए। 1953 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार पर विचार मंथन हुआ, जिसमें देवनागरी लिपि को अधिक उपयुक्त और उपयोगी बनाने की दिशा में पहल की गई। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार प्रत्येक वर्ग में पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, जैसे कि अंक, कंबल, अंधा, कंठ। आप यहां देख सकते हैं। इसका प्रयोग आज बहुतायत मात्रा में हो रहा है। डॉक्टर गोरख प्रसाद जी का सुझाव था कि मात्राएं व्यंजनों के दाएं बाएं ऊपर नीचे लगाने की अपेक्षा वे व्यंजनों के दाहिनी ओर ही लगनी चाहिए। काशी के विद्वान श्री निवास जी का मानना था कि अल्पप्राण महाप्राण ध्वनियों में से महाप्राण व्यंजनों को हटाया जाए ताकि वर्णों की संख्या कम कर सके। वे कहते हैं कि अल्पप्राण ध्वनियों के नीचे को कोई चिन्ह लगाकर उसे महाप्राण बनाया जा सकता है। अब देखते ख, जैसे कि क के नीचे कोई चिन्ह लगाकर उसे ख लिखा जाए, महाप्राण बनाया जाए। घ लिखने के लिए ग के नीचे कोई चिन्ह लगाकर उसे महाप्राण बनाया जा सकता है। छ और फ, इसके लिए भी अल्पप्राण ध्वनियों को कोई चिन्ह लगाकर उसे महाप्राण बनाया जा सके ताकि वर्णों की संख्या कम कर सके। रोमन लिपि का प्रचलित विराम चिन्ह देवनागरी लिपि ने ग्रहण किया है। टंकण सुविधा के लिए लिपि संकेतों में भी समय समय पर परिवर्तन किए गए हैं। समय समय पर सुधार ही देवनागरी का विकासात्मक इतिहास कहा जा सकता है। इस प्रकार आपने इस वीडियो में देखा कि देवनागरी का नामकरण, देवनागरी से तात्पर्य और देवनागरी का विकास क्रम। निश्चित रूप से आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। देवनागरी के संदर्भ में और अधिक जानना चाहते हैं तो इस चैनल का एक और वीडियो देवनागरी की वैज्ञानिकता या देवनागरी की विशेषता, इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसी तरह के अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा तथा नेट सेट आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।